हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में 68 पढ़ लिया, 69 पढ़ लिया, अब हम 70 पढ़ लेते हैं। 70 भी देखते हैं कितनी देर होगा। धारा 70 भारतीय संविधान अधिनियम, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक हमने अभी बात की थी क्वांटम मैरिज की, वो भी सिद्धांत ध्यान में रखिएगा। क्वांटम मैरिज का सिद्धांत धारा 70 में लागू होता है। धारा 70 क्वांटम मैरिज एज सच अधिकारोचित प्रतिकर की बात हुई थी। मैंने बताया था कि जब रेमेडीज क्या क्या होंगी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे एक अधिकारोचित प्रतिकर का भी मामला आया था क्वांटम मैरिज का, वो धारा 70 में। देखता हूं समय हो जाएगा तो बता दूंगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। धारा 70 क्या कहता है कि मैंने उस दिन थोड़ी सी चर्चा की थी कि कोई काम आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं बिना उसके किसी रिक्वेस्ट के, आपको ऐसा लगता है कि यह काम कर देना चाहिए, उसका हित है, लेकिन आप ध्यान में रखते हैं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है, ठीक है, दो इट इज नॉट रिक्वेस्टेड बाय दैट पार्टी टू परफॉर्म सच ड्यूटी, बट इफ आई एम परफॉर्मिंग देन I am entitled to get such expenses which are made for this performance. हम उससे entitled हैं और लेंगे भी। मतलब आप फ्री में करने नहीं जा रहे हैं। आपने जो कुछ किया that was not gratuitous in nature. वो शब्द जो दिया गया है वो है gratuitous। तो पढ़ते हैं धारा 70 क्या कहता है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, नॉन GRATUITOUS बड़ा कठिन पे कभी कभी वो आ जाता है ना स्पेलिंग। ग्रेटिशियस, नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। नॉन ग्रेटिशियस एक्ट को कोई किया गया है बाय पार्टी ए एंड बी हैज एंजॉयड इट। What? That non-gratuitous act. Benefits of such non-gratuitous act. अनुग्रहित कार्य। अब मैंने उस दिन में थोड़ी सी चर्चा की थी। अनुग्रहित माने अनुग्रह करने वाला। तो अनुग्रहित कार्य जो ऐसे हैं जिनमें आशय नहीं है कि ये अनुग्रहित हैं, ये अननुग्रहित है। इसको हम अगर अनानुग्रहित लिख दें तो गलत नहीं है। अनानुग्रहित कार्य जो किए गए हैं, हिंदी वाले जान लीजिएगा, उपकार वाला सेंस जो मैंने उस दिन बताया था कि हमने आप पे अनुग्रह किया, नहीं, अनुग्रह नहीं किया। मेरा एक्ट जो करने का आशय था अनुग्रह नहीं था, उपकार करना नहीं था, भलाई करनी नहीं थी। हाँ, मैंने आपके उस समय काम किया, आपकी मदद की, आपको जरूरत थी, बट मेरा ये ऑब्जेक्ट था कि मुझे उसका पैसा मिल जाएगा, भुगतान मिल जाएगा। दैट्स इट। यहां ये कहने का आशय है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है जो कि नेचर में लग रहा है कि अनुग्रहित भी हो सकता है, लेकिन उसका आशय है नॉन ग्रेटिशियस का, वो अनुग्रह नहीं कर रहा है, तो क्या, और बी ने उस कार्य को एंजॉय कर लिया। अब देखिए, बी के पास यहां पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो उस कार्य को एक्सेप्ट कर ले या क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। मतलब ही हैज बोथ ऑप्शंस कि भाई तू मेरी मदद मत कर। वो कौन सा है ना, कौन सा वो सलमान खान किस पिक्चर में कहता है, एक एहसान करना मेरे पे, कोई एहसान न करना। तो वो एक्सेप्ट या तो कर ले या रिजेक्ट कर दे। तो रिजेक्ट करने का ऑप्शन इसके पास है, होना चाहिए। एंड इफ इट इज रिजेक्टेड, फिर भी इसने जबरदस्ती नहीं, तुमको करना ही करना है भाई, ये मैंने कर दिया तुम्हारे लिए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए अब
मैं भले ही इसका उपयोग हो गया लेकिन मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय मी, आई एम नॉट एक्सेप्टेड योर ऑफर टू हेल्प मी। ठीक, तो यहां ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कुछ इस तरह का काम किया जा रहा है और उसको दूसरी पार्टी ने एंजॉय किया है तो उसका भुगतान मिलना चाहिए। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, यहां पे अभी हेडिंग में यही कहा गया कि इसका ऑब्लिगेशन क्या होगा, इसके ऑब्लिगेशन क्या होगा अगर इसने उस कार्य को एंजॉय किया है, उसके कार्य के बेनिफिट को, कार्य के फायदों को एंजॉय किया है। ठीक है, तो लेट्स रीड। Where a person lawfully does anything for another person, अब देखिएगा यहीं से आप अंडरलाइन करना शुरू करिए। पहला क्या है, lawfully does, पहला बिंदु, एक का जो कार्य हो ये लॉफुली हो, लॉफुल हो कह सकते हैं, लॉफुल एक्ट, या और लॉफुली, और यह कह सकते हैं डज, यानी करता है, लॉफुल एक्ट को वो परफॉर्म कर रहा है। ए आगे देखिए, ये पहला बिंदु, ध्यान रखिएगा पहला बिंदु है ये, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, इस धारा की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पहला बिंदु है। दूसरा क्या है, एनीथिंग फॉर एनी पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, दो बातें इस लॉफुल एक्ट में क्या है, दो बात है, डज समथिंग, डज करता है कुछ, या डिलीवर्स, डिलीवर्स समथिंग, कुछ करे या किसी चीज को दे, प्रदाय करे, प्रदाय करे या कुछ करे, तो क्या होगा, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिशियसली, इसका जो इंटेंशन है, इंटेंशन नॉन ग्रेटिशियस होगा, इट इज ही इज डूइंग, ही इज परफॉर्मिंग, ही इज डिलीवरिंग समथिंग, बट इंटेंशन इज नॉन ग्रेटिशियस इन नेचर, नॉन ग्रेटिशियसली कर रहा है वो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयरऑफ, और ये क्या कह रहे हैं महाराज, इसको एंजॉय कर लिए, चलो भाई अभी तो फ्री का मिल रहा है, देखा जाएगा बाद में मना कर देंगे, नहीं देंगे, बाप का राज्य है, मना कर दोगे। द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फार्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर, दो बातें। अब जो इन्होंने एक्ट किया है, इन्होंने एंजॉय कर लिया, तो इनके ऊपर क्या कंपल्सन आ गया, क्या ऑब्लिगेशन आ गया, ऑब्लिगेशन आ गया, ऑब्लिगेशन इन पे क्या आ गया, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू कंपनसेट, क्षतिपूर्ति करो, प्रतिकर दो, नहीं प्रतिकर दे रहे हो, वो कह नहीं सकता कि यही ठीक है अपना सामान है ले जाए, ठीक है, रेस्टिट्यूट करो, रिस्टोर करो, जो भी आपने फायदा उठाया उसको रिस्टोर करो, फायदा तो कुछ ना कुछ कंपनसेशन में देना ही पड़ेगा। कंपनसेशन टू फार्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर्ड, अगर कोई सामान यहां पे का कार्य किया गया है या डिलीवरी की गई है, इसको रिस्टोर करो। ठीक है, तो दो बातें यहां पे इनके ऊपर, जिन्होंने फायदा उठाया उस बात का, दो चीजें ऑब्लिगेशन के रूप में आ जा रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस धारा का कुल मिला के इतना ही कहना था कि अगर एक व्यक्ति ने अनानुग्रहित नॉन ग्रेटिशियस इंटेंशन के साथ कोई काम दूसरे के लिए किया है या कोई चीज उसको दी है, has done something or delivered something and that person has enjoyed it, then a legal obligation is on latter party to compensate or to restore such thing or such जो भी एक्ट किया गया है उसके काम के लिए कंपनसेशन। दैट्स इट, इतना। ठीक है, इसके हम क्या पढ़ लेते हैं, इलस्ट्रेशंस पढ़ लेते हैं। यहां समझ में आ गया, 70 समझ में आ गया, 70 समझ में आ गया, चल ओके। अब इसके इलस्ट्रेशंस आप देख लो, क्या कह रहा है, A tradesman leaves goods at B's house by mistake। हम एक बिजनेसमैन हैं, हम कुछ चीजों में व्यापार करते हैं, ये है ट्रेड्समैन।
ठीक है, हम अपने एक रिलेटिव के यहां लेके गए कुछ चीजों को दिखाने के लिए कि भाई हम इन चीजों में व्यापार करते हैं, ये इतने का है, ऐसे ऐसे है। अब क्या होता है, वो दिखाने के बाद हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं भूल से, एट बीज हाउस। बीज हाउस के हमने छोड़ दिया, बात यहीं पे नहीं खत्म होती। बी ने क्या किया, उसको कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम कर लिया या यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन पे ये दायित्व, अब यहां पे मेरा कोई उपकार करने का, अनुग्रह करने का, ग्रेटिशियस जो इंटेंशन नहीं था, यहां पे छूटा और इन्होंने इसको एंजॉय किया। अब ये लीगल ऑब्लिगेशन इन पे आ जाएगा कि इसका जो भी पेमेंट है वो कर दिया जाए, ठीक है। A saves B's property from fire. A is not entitled to compensation from B if circumstances shows that he intended to act gratuitously. हमारे घर में आग लग गई, हमारे आप स्टूडेंट्स हैं, खड़े हैं, या मैं कभी वहां खड़ा हूं, कहां, कॉलेज में खड़ा हूं, कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरी बाइक जलने लगी, ठीक है, 2-3 आप स्टूडेंट्स हैं, दौड़ के आए, उसको बुझाए, फिर बाद में कहें सर कुछ खर्चा पानी दीजिए, काहे ले भैया, अरे गाड़ी बुझाए नहीं 50,000 का नुकसान हो जाता, हद होती है यार। क्या यहां पे आपका इंटेंशन कुछ ऐसा था क्या? अगर सर्कमस्टांसेस ऐसा शो करते हैं कि आपका इंटेंशन नॉन ग्रेटिशियस इन नेचर नहीं है, तभी आप पा सकते हैं। अगर यह है कि वो ग्रेटिशियसली किया गया है, तो यू कैन नॉट गेट एनी कंपनसेशन फॉर दैट। ये बी कह रहा है, ठीक है। एक केस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है 70 में, इसको आप बार बार लिखेंगे, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, याद कर लीजिएगा, जहां मनोज को लगा दीजिएगा, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बी के मुंडाल एंड सन्स, बी के मोंडाल एंड सन्स, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके में मोंडाल एंड सन्स। मैंने अभी ऊपर 3-4 बिंदु बताए थे, वो धारा 70 की कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मोंडाल एंड सन्स में 3 बिंदुओं में उसको बताया गया था कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं धारा 70 के लागू होने के लिए। धारा 70 का क्या विशेषता है, क्या फीचर्स हैं, कहां पे ये लागू होगा, तो वहां पे 3 पॉइंट्स में कहा गया था कि लॉफुल डज, अभी आपको मैंने बताया लॉफुल डज एनी एक्ट और डिलीवर एनीथिंग, तो कोई कार्य विधि पूर्वक कोई सेवा या कोई चीज प्रदान की गई है। अ पर्सन शुड लॉफुली डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर समथिंग टू हिम। तो इसको पहला पॉइंट जो है लॉफुल एक्ट या लॉफुली डज, जो भी आप लिखेंगे इसको लिख लेंगे लॉफुली डज, विधि पूर्वक कोई कार्य सेवा करता है या कोई चीज का परिधान करता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बिंदु, इन डूइंग द सेड थिंग और डिलीवरिंग समथिंग, यानी जो वो कर रहा है या कोई चीज दे रहा है, क्या है वहां पे क्या होना चाहिए, ही मस्ट नॉट बी इंटेंडेड, ही मस्ट नॉट बी इंटेंडेड या ही मस्ट नॉट इंटेंड कह सकते हैं, ही मस्ट नॉट इंटेंड टू एक्ट ग्रेटिशियसली। जब वो ऐसा कार्य कर रहा है या कोई चीज प्रदान कर रहा है तो उसका अनुग्रह के रूप में कार्य करने का आशय न हो। दूसरा बिंदु, नॉन ग्रेटिशियस जो एक्ट है, नॉन, जो भी स्पेलिंग है लिख लो यार, नॉन ग्रेटिशियस उसका इंटेंशन है, मैं फ्री में नहीं कर रहा हूं, ये दिमाग में होना चाहिए। तीसरा, अदर पर्सन फ्रॉम होम समथिंग इज डन, द अदर पर्सन फॉर होम समथिंग इज डन और डिलीवर्ड, क्या होना चाहिए, मस्ट द एंजॉय द बेनिफिट देयर ऑफ, जो उन चीजों को पा रहा है या जिसके लिए किया जा रहा है
वो उस चीज को एंजॉय करे। मैं पहले इन 3 बिंदुओं को बता चुका हूं। तो इस केस में यही बताया गया कि ये 3 जो बिंदु हैं ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है। ठीक है, ये हर जगह अभी आएगा। अब विधिपूर्वक कार्य क्या है? विधिपूर्वक कार्य क्या है? 23 में आप पढ़िए, कब आपके कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को यहां पे लागू करना पड़ेगा कि उसके दायरे में रहें। पहला जो आप लिखेंगे लॉफुल में, पहली हेडिंग होगी लॉफुल एक्ट, तो आपको लिखना है कि धारा 23 के तहत इसको लीगल होना चाहिए। जो 23 की शर्तें हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। एक चीज और है, आपको एक होमवर्क है थोड़ा सा छोटा सा, आर्टिकल 299। आर्टिकल कहां मिलेगा आपको? आर्टिकल 299 कहां मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। यस यस यस, यू हैव टू गो। सो दिस आर्टिकल, ये आपके सेक्शन 70 से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। इसमें इस केस में फिर इसी में कहा गया, जब आप यहां लिखेंगे लॉफुल एक्ट, तो फिर आप इस केस को दोहराइएगा कि वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडाल में यह भी कहा गया कि अगर कोई कार्य ऐसा किया गया है जो धारा 70 के अधीन कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करता है और उसने आर्टिकल 299 की शर्तों का पालन नहीं किया है, या उसमें 299 की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, फिर भी एक्ट इस नेचर में है, उसको इनवैलिड नहीं किया जाएगा, उसको वैलिड रखा जाएगा और उसके लिए जो भी पेमेंट करना होगा वो दूसरी पार्टी करेगी। ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। ठीक है, बात समझ में आई? लॉफुल एक्ट है, लेकिन अगर 299 के शर्तों को पूरा नहीं किया, बस इतनी बात है, 299 की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, तो भी वो लीगली वैलिड होगा और जो पार्टी है, एग्रीड पार्टी है, उसको कंपनसेशन जो भी मिलना होगा मिलेगा। बीके मुंडाल फिर आ गया ये नॉट इंटेंडिंग टू डू एक्ट, मतलब जो आपका आशय है काम करने का, बार बार कहा जा रहा है कि वो नॉन ग्रेटिशियस नेचर का होना चाहिए, अनुग्रहिक या निःशुल्क न होना। जो आप काम कर रहे हो वो फ्री में आप नहीं कर रहे, आपका ये आशय पहले से फिक्स होना चाहिए। वेस्ट बंगाल फिर चले जाइए, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडाल, एक ही केस में आपका सब निपट जाएगा, धारा 170। फंडामेंटल यही है। अब इसमें हुआ क्या था कि एक राज्य का, स्टेट का एक ऑफिसर था, वेस्ट बंगाल का कोई ऑफिसर रहा होगा, उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि आप एक कमरा बना दो, एक गार्ड रूम बना दो, एक क्या बना दो, कच्ची सड़क बना दो, एक गोडाउन बना दो, वो बना दिया उसने। ठीक है, उसने सोचा अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारी तो राजा होते हैं ना, अधिकारी कह रहा है, डीएम कह रहा है तो बना दो, पीडब्ल्यूडी का सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कह रहा है तो बना दो, बना दिया। एंड स्टेट एंजॉयड दैट, यानी पार्टी सॉरी जो डिपार्टमेंट था, कंसर्न डिपार्टमेंट एंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ दैट थिंग्स। सैयद मोहम्मद रजा तो उसने उन सारी चीजों को बनवाया और एंजॉय किया। बाद में कहते हैं कि भाई मैं तो, जो नियम है हमारे डिपार्टमेंट में, मैं तो ऑथराइज ही नहीं था कहने को, पैसा कैसे दे दूं। अच्छा, अच्छी बात है, कह रहे थे तब नहीं होश था, अभी कह रहा नहीं है, कोर्ट दिया बंदा, कैसे नहीं दोगे, तुम्हारे बाबू देंगे आपके। ठीक है, कोर्ट ने कहा, यहां धारा 70 को लगाया कि आपने उसको एंजॉय किया है, आपको देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। आप क्यों कहे, और कहे तो कहे, आपने उसको फिर एक्सेप्ट किया, उसके बाद एंजॉय भी किया, तो यू आर लायबल टू पे। ऐसे नहीं काम चलेगा। इसी तरह एक और केस लिख लीजिए, दामोदर मुदलियार वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। दामोदर मुदलियार वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। यहां क्या हुआ,
सरकार की कुछ जमीन कहीं थी, वहां पे एक तालाब जा रहा था, उस तालाब को रिपेयर कराना जरूरी था। तो सरकार ने अपनी जमीन को इरिगेट करने के लिए, सींचने के लिए उसको मरम्मत कराया, रिनोवेट कराया, उस पर पैसे खर्च हुए। तो वहां पे कुछ जमींदार होते थे, उनकी भी जमीनें थी, वो भी सिंचाई के अभाव में खराब हो रही थी। तो जमींदारों ने भी उस जमीन, उस नहर या उस तालाब को जो रिनोवेट किया गया, रिपेयर किया गया, उसके फायदों को एंजॉय किया और अपनी जमीनें भी सींची। सरकार का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं लोगों के भले के लिए वहां ये काम करने जा रही हूं। सरकार का यह था कि मैं अपनी जमीनों को, जो हमारी जमीनें हैं, उनको हम फर्टाइल बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करें। अब उठा लिया फायदा जमींदारों ने भी, तो भैया पैसा दो अपना, हमारी जमीन 100 एकड़ है, तुम्हारी 200 एकड़ है, तुम प्रपोर्शन बांटो, 2 हिस्सा तुम दो, 1 हिस्सा हम देंगे। तो विवाद हुआ होगा, तो जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है, अगर नॉन ग्रेटिशियस इन नेचर है, निःशुल्क नहीं करने का कोई आशय है और कोई किया गया है और आपने उसका फायदा उठाया है, तो आप पे करो ना। तो कह सकते हैं कि ये जो है धारा 70 जो है ना, ये अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकती है। अनजस्ट एनरिचमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अनजस्ट एनरिचमेंट अभी हमने पहले पढ़ा कि पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसी पे बेस करता है। तो ये भी यहां भी ये ज्यादा फोकस वे में आता है सामने कि हम किसी को मतलब अविधिक तौर पे कह सकते हैं, हम किसी को धनी नहीं बनने देंगे, अन्यायपूर्ण तरीके से किसी को धनी बनने से रोकना, अनजस्ट एनरिचमेंट, दो ही शब्द है। तो एक चीज और देखना है, सर्विसेज रेंडर्ड जो हैं शुड हैव बीन विदाउट रिक्वेस्ट, मतलब जो सेवाएं दी गई हैं, जो चीज दी गई है, वो बिना किसी रिक्वेस्ट की दी गई हो, तभी इस पे आपका कंपनसेशन बनता है। अगर आपने रिक्वेस्ट कर ली तो वहां कंपनसेशन नहीं बनता है, वहां पे जो भी रीजनेबल कंसिडरेशन होगा, जो भी रीजनेबल कंसिडरेशन होगा वो मिलेगा। वहां कंसिडरेशन की बात होगी इफ इट इज डन और डिलीवर्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अनदर पार्टी, और अगर वो बिना रिक्वेस्ट की गई है तो क्या होगा, तो वहां पे आपको कंपनसेशन मिलेगा, आप क्लेम करेंगे, आप कहेंगे हमारा ऐसा कोई आशय नहीं था। ये भी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल में डाल दीजिएगा। और एक है पिल्लो धनजी शाह, आप लिख लीजिएगा इसी का उदाहरण, पिल्लो धन जी शाह, मतलब वो जो कहा गया कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, आपने कोई काम कहा है, उस पर किया गया, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे संविधान में ऐसी बातें नहीं थी, हमारे नियम कानून में नहीं था, इसलिए हम पेमेंट नहीं करेंगे, जैसा कि अभी हमने दामोदर उसमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल केस में देखा। उसी तरह इसमें था पिल्लो धनराज जी शाह सिधवा, वो बड़ा लंबा नाम है, सिधवा वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पूना, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पूना। इसमें भी कुछ काम करा लिया गया ठेकेदार से, कुछ सामान की आपूर्ति करा ली गई, फिर कहते हैं कि नहीं, हमारे जो नियम कानून में जो हमारे बाइलॉज है उसके तहत हम आदेश आपको नहीं कर सकते थे, गलती से हो गया एंड हम पैसा अभी नहीं दे पाएंगे। दे कैसे नहीं पाओगे पैसा, पैसा क्यों नहीं दोगे भाई, पैसा आपको देना पड़ेगा। तो यहां भी वही कहा गया। एक जल्दी से, बहुत समय कम है, एक चीज और बताते हैं, एंजॉयर्स ऑफ बेनिफिट, फायदा उठाना, एंजॉयर्स द बेनिफिट, लास्ट पॉइंट जो था एंजॉयर्स द बेनिफिट, आपने वो जो भी फायदा मिला है उसको एंजॉय किया है, ठीक है, सेकेंड पार्टी ने एंजॉय किया है, देन उसको पे करना पड़ेगा। पीसी बाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत बढ़िया सा केस है, पीसी बाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पीसी बाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या होता है, एक आप लोगों की तरह एस्पिरेंट होता है,
वो एक फॉरेस्ट सर्विसेज में सेलेक्ट होता है स्टेट के, स्टेट उसको अपने यहां ज्वाइन कराती है और एक ट्रेनिंग पे भेजती है। ट्रेनिंग में ये था, मतलब ये शर्त थी कि आप 5 साल तक हमारे डिपार्टमेंट को सर्व करेंगे। उसने क्या किया, इन बिटवीन ही वाज सेलेक्टेड इन आईपीएस, एज आईपीएस आप कह सकते हैं, आईपीएस बन गया, छोड़ के चला गया। राज्य ने कहा मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया, तुम्हारे ट्रेनिंग पे रिमबर्स करो। ठीक है, कोर्ट ने कहा करो, क्योंकि आपके ऊपर खर्चे हुए और आपने 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया था कि यू विल नॉट लीव द सर्विस फॉर 5 years, आपने छोड़ दिया, नुकसान हुआ है। सरकार फ्री में थोड़ी आपको करने को कोई सुविधा मुहैया उपलब्ध कराती है, कोई ट्रेनिंग या कोई चीज, खर्चे होते हैं तो रीइंबर्स, फायदा उठाया वापस करो, ये केस है। तो मुझे लगता है कि धारा 70 तक क्लियर हो गया। 71-72 बताएंगे नेक्स्ट टर्न पे और ये खत्म होगा। तो यहां हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का 68, 69, 70, ठीक है, क्लियर।